गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 11th में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखते हैं क्या होता है। स्टोकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक, क्या है टॉपिक? स्टोकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक। अब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा अमोनिया, ठीक। लेकिन ये रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो रिएक्टेंट का वेट है वो प्रोडक्ट का वेट नहीं है, यानी मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। तो अब इसको फॉलो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे हमने लिख दिया 3 और यहां पे लिख दिया 2। अब देखो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, यानी ये इक्वेशन बैलेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो 3 और 2 तुम देख रहे हो और यहां पे 1 है, कुछ नहीं है, तो इसी 3, 2 और 1 को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्योंकि अगर ये इसको बैलेंस नहीं करोगे तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया के 2 मोल बनाता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे रिलेशन है। जो पहला रिलेशन है उसको कहते हैं मास रिलेशन, मास रिलेशन। मास रिलेशनशिप पहला है हमारा, मास रिलेशनशिप। अब देखो मास रिलेशनशिप में क्या है। सपोज करो हमने एक रिएक्टेंट लिया कार्बन और दूसरा लिया ऑक्सीजन, और इसके मिलने से बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमसे इसने पूछा हाउ मच, मान लो क्वेश्चन पूछा हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 24 ग्राम ऑफ कार्बन react with ऑक्सीजन। कह रहा है कि हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कब? जब 24 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। कह रहा है कि जब 24 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसका मास क्या होगा। यही क्वेश्चन है कि जब 24 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका मोलर मास लिखो। कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना का 32, यानी ये कितना हो गया? 44। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है? तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो है 44 ग्राम, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो 1 ग्राम से 1 ग्राम ऑफ कार्बन वो कितना प्रोड्यूस करेगा? तो करेगा 44/12। 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना करेगा? 44/12। कितने ग्राम का पूछ रहा है? 24 ग्राम का, तो 24 ग्राम कितना करेगा? 24 ग्राम ऑफ
कार्बन वो कितना प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेंगे, 44/12 इंटू 24, 12 2 जा 24, 44 2 जा 88 ग्राम। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कब, व्हेन 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब 24 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये पूछ रहा था। तो जब 24 ग्राम करेगा तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा पहला रिलेशन है बेटा, मास मास रिलेशनशिप। बहुत आसान है, स्टोइकियोमेट्रिक इसको कहते हैं कि बैलेंस कर रहा है आप, तो ये जो 3, 2 और 1 है इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करता है तो अमोनिया के 2 मोल बनाता है। दूसरा रिलेशन है हमारा, आगे बढ़ते हैं, वो है मोल एंड मोल रिलेशन, इसको इरेज करते हैं। ठीक, पहला समझ में आ गया, चलो देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दूसरा रिलेशन है मोल मोल रिलेशनशिप, देखते हैं क्या है, मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, समझते हैं इसको। जैसे मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाएगा, हाउ मच, या ऐसे हाउ मेनी moles of ammonia produced, how many moles of ammonia produced if 0.3 moles hydrogen reacts, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 0.3 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 0.3 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो कितने मोल अमोनिया बनेगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 0.3 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट, ये क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के अनुसार, इतना देखो, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया, लिख लो यहां, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, देखो यहां 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ अमोनिया, यानी अगर 3 मोल हाइड्रोजन है तो वो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना करेगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन करेगा कितना, 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो कितना पूछ रहा है, 0.3 मोल्स का पूछ रहा है, तो 0.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस कितना अमोनिया करेगा, 2/3, ठीक, इंटू 0.3 मोल्स। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.2 मोल्स। एक बार और समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी या हाउ मच मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 0.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट, कह रहा है अगर 0.3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो कितना मोल अमोनिया बनेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के मिलने से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, लेकिन हमको तो हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो क्या है
3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल, तो 1 मोल कितने में बनेगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया के बराबर हो जाएगा। कितना पूछ रहा है, 0.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.3 ये एक के लिए है 2.3, तो 0.3 के लिए क्या करेंगे, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस हमने वही किया, ये आ गया 0.2 मोल्स। अगला है, इसको इरेज करें, ये मोल मोल रिलेशन है। अगला है बेटा हमारा क्या है, मोल वॉल्यूम रिलेशन। ठीक, अगला है मोल वॉल्यूम रिलेशन, इसको देखते हैं। अगला है हमारा, देखो बच्चों नेक्स्ट है मोल वॉल्यूम रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन। ठीक, अब देखो जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, क्या लिया हमने, 2KClO3 जब डिकम्पोज होता है तो बनाता है 2KCl प्लस 3O2। ठीक, ये एक रिएक्शन है। अब क्या कह रहा है, अब ये बोल रहा है कि व्हाट, मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज produced if 0.5 moles of KClO3 reacts। पहले क्वेश्चन समझ लो, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा जब 0.5 मोल KClO3 रिएक्ट करेगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्या बोल रहा है इक्वेशन की, ये इक्वेशन देखो 2KClO3 गिव्स क्या दे रहा है, 2KCl प्लस 3O2, ये इक्वेशन है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम बोले कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 2 मोल्स ऑफ KClO3 क्या दे रहा है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, 2 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने एवोगैड्रो लॉ में पढ़ा है कि कोई भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर करता है ना। किसी भी गैस का 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो इसका 3 मोल कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या किया, 2 मोल्स ऑफ KClO3 कितना दे रहा है ऑक्सीजन, 3 मोल, और किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 मोल, तो 3 मोल कितना करेगा, तो 22.4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मोल्स इतना दे रहा है, तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल कितना देगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, 3 इंटू 22.4/2 कर दिया हमने 1 मोल का। पूछ कितने का रहा है, तो 0.5 का कर रहा पूछ रहा है, तो 0.5 मोल्स कितना देगा, देखो बहुत आसान है, 3 इंटू 22.4/2 इंटू 0.5 मोल्स। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 16.8 लीटर। क्या हुआ, समझ लो क्वेश्चन, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कह रहा है ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, कब, 1.5 मोल्स ऑफ KClO3 रिएक्ट, जब 0.5 मोल KClO3 रिएक्ट करेगा या डिकम्पोज होगा, जब KClO3 टूटेगा तो कितना मोल ऑक्सीजन बनाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमने क्या देखा कि 2 मोल KClO3 3 मोल ऑक्सीजन बना रहा है, और हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ कि किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो इसका 3 मोल है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 2 मोल इतना बना रहा तो 1 मोल कितना बनाएगा, 3/2 करेगा, तो हम 3/2 कर दिया, यानी कि 3 इंटू 22.4/2,
अब पूछ रहा 0.5 मोल्स का, तो 0.5 मोल्स क्या होगा 3 इंटू 22/4/2 इंटू 0.5। तो हमने देखा कि 0.5 मोल्स कितना बनेगा 16.8 लीटर बनाएगा। ठीक, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, तो ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम है जो प्रोड्यूस होगा कब, इफ 0.5 मोल ऑफ KClO3, जब 0.5 मोल KClO3 रिएक्ट करेगा तो इतना ऑक्सीजन बनेगा। और यही हमारा क्वेश्चन था। इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, मिटाते हैं इसको। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। देखते हैं क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आएगा। सपोज करो हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, ठीक, एक पेपर है, इसको आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो रिएक्शन होगी, कंबशन होगा ना। तो रिएक्शन कब तक होगी, जब तक कि कागज का टुकड़ा है, ठीक। या ये कह सकते हो कि जब कागज के टुकड़े को बंद करोगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, ठीक। या ये कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो जब तक कागज है तब तक रिएक्शन होगी। तो कागज क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, अवेलेबल है हमेशा। तो ऑक्सीजन यहाँ एक्सेस रिएजेंट है। क्या है, एक्सेस रिएजेंट। बात समझ में आ रही है, एक्सेस रिएजेंट। और कागज का टुकड़ा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। दोनों में अंतर समझो। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। कागज का टुकड़ा जल के खत्म हो जाएगा तो भी ये खत्म नहीं होगा। लेकिन कागज का टुकड़ा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट व्हिच इज, ऐसे लिख दो इसका डेफिनेशन, limiting reagent is the reactant which is completely consumed during chemical reaction। ये इसकी डेफिनेशन है। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन देखें तो क्या बोलेंगे, the reactant which is left behind, the reactant which is left behind after the completion of the reaction। The reactant which is left behind after the completion of reaction, वो रिएक्शन जो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी बचा रहता है, उसको हम कहते हैं क्या, एक्सेस रिएजेंट। तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। आगे देखते हैं कि आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो पहले एक कॉन्सेंट्रेशन समझ लो। हम पहले तुमको समझाते हैं कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, इसमें वाटर है और शुगर है।
जो वाटर है वो 100 ग्राम है और शुगर जो है वो 10 ग्राम है। तो जो ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जो कम होता है उसको बोलते हैं सल्यूट। ठीक, जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जो कम होता है उसको बोलते हैं सल्यूट। तो हम बोल सकते हैं कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुला है। ठीक, 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी डिजोल्व है। ठीक, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में 10/100। अगर कोई पूछे कि 1 ग्राम पानी में कितना चीनी घुला है तो हम बोलेंगे 10/100। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसी को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितना है, तो 10/100। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट का मतलब 1 होता है। सपोज करो, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें 100 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम शुगर है। तो हम बोल सकते हैं कि 20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। ठीक, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में होगा 20/100। तो ये 20/100 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें तो, और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। एक और एग्जांपल देते हैं, इसको इरेज करें। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक बाल्टी है। ठीक, एक बाल्टी है, हमने एक बाल्टी बहुत जल्दी से बना लिया। एक बाल्टी है, एक बाल्टी है। अब इसमें हमने लिया है 15 लीटर पानी। कितना है, 15 लीटर। 15 लीटर लिखो या 15,000 ml लिखो, सबका मतलब एक ही है। लीटर को ml में चेंज कर दिया। अब आपको इसमें नील डालना है, जो कपड़ों में पड़ता है। तो आप इसको 15,000 ml नहीं डालोगे, मान लो आपने 10 ml डाला, इससे ज्यादा डालोगे नहीं, 10 ml। तो ये 10 ml नील जो है पूरे वाटर को ब्लू कर देगा। पूरे वाटर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। इसका मतलब ये है कि जितने पार्टिकल 15,000 ml पानी में नहीं है, उससे ज्यादा पार्टिकल 10 ml नील में है। जितने पार्टिकल 15,000 ml पानी में नहीं है, उससे ज्यादा पार्टिकल 10 ml नील में है। इसका मतलब ये है कि जो ये 10 ml नील है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और 15,000 ml पानी जो है वो डाइल्यूट है। एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लो तुमको रसना बनाना है। अब रसना बनाना है एक जग, तो तुमने इतना पानी ले लिया। ठीक, और रसना भी एक जग नहीं मिलाओगे। रसना मान लो तुमने 20 ml मिलाया, तो 20 ml ये रसना पूरे जग के पानी को पीला कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जितने पार्टिकल 20 ml रसना में है, उससे कम पार्टिकल एक जग पानी में है। इसका मतलब कि 20 ml रसना कॉन्सेंट्रेटेड है और पानी क्या है, डाइल्यूट है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो उसको डाइल्यूट कहेंगे। इसका मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन।